नमस्ते साथियों, आज की क्लास में हम उप सहसंयोजन यौगिकों में संरचनात्मक समवायता के बारे में बात करने वाले हैं। इससे पहले हमने अपनी लास्ट क्लास में त्रिविम समवायता अर्थात स्टेरियो आइसोमेरिज्म क्या होती है और इसके अंदर ज्यामितीय अर्थात जियोमेट्रिकल और प्रकाशिक अर्थात ऑप्टिकल समवायता की हमने कल डिटेल से बात कर ली थी। तो आज की क्लास में जो अपना टॉपिक रहेगा उसकी हम थोड़ी सी बातें समझ लेते हैं कि सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, संरचनात्मक समावयता। मेरा नाम से क्लियर है, ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो लेकिन उनके संरचना सूत्र अलग अलग होते हैं वो क्या कहलाएंगे, संरचनात्मक समावयवी, और इस घटना को संरचनात्मक समवायता कहते हैं। वैसे इसके प्रकार काफ़ी हैं लेकिन आपके सिलेबस में केवल 4 प्रकार दे रखे हैं उप सहसंयोजन यौगिकों में। तो उसमें अगर आप भी हैं क्लास 12th में और करना चाहते हैं टॉप, तो MK बूस्टर लाए आपके लिए टॉपर बैच। जैसा इस बैच का नाम है वैसा ही इसका काम है। MK बूस्टर से पढ़कर बहुत से बच्चे टॉप कर चुके हैं। अगर आप टॉपर बैच को ज्वाइन करते हैं तो आपको बहुत सारे फीचर मिलेंगे। इनमें से कुछ फीचर आप सुन लीजिए। यहाँ पर आपको चैप्टर वाइज कंप्लीट रिकॉर्डेड वीडियो मिलेंगे, चैप्टर वाइज हैंड रिटन नोट्स, चैप्टर वाइज ऑनलाइन टेस्ट, चैप्टर वाइज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एंड वन शॉट वीडियो, वीकली डाउट क्लासेज, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन, प्री बोर्ड एग्जाम, ऐसे तमाम फायदे इस बैच में मिलेंगे। यह बैच आपको MK बूस्टर ऐप पर बिल्कुल कम कीमत पर मिलने वाला है, तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड करें MK बूस्टर ऐप। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। पहली इसके अंदर समवायता आती है आयनन समवायता। नंबर 2 हाइड्रेट जल योजन ऑब्लिक विलायक योजन समवायता। नंबर 3 बंधनी या बंधक समवायता। और नंबर 4 उप सहसंयोजन। अब मैंने आपको बताया था कि उप सहसंयोजन के लिए हम एक शब्द काम ले सकते हैं या समन्वय समवायता। ये 4 सिलेबस अपनी NCERT बुक में दी गई है जिसके बारे में हमें बात करनी है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, संरचनात्मक समवायता के अंदर हमें इन 4 को पढ़ना है। तो उसमें नंबर संरचनात्मक समवायता, नाम से आपकी बात क्लियर होनी चाहिए कि संरचनात्मक समवायता में क्या होगा, अणुसूत्र तो होगा आपका समान लेकिन उसका संरचना या हम बोलते संरचना सूत्र होगा वो क्या होगा, भिन्न भिन्न होता है। इसके पश्चात इसमें सबसे नंबर 1 पे लिखा हमने आयनन समवायता। नंबर 1 पे हमने क्या लिखी है, आयनन समवायता। आयनन समवायता में क्या होगा कि उस उप सहसंयोजक यौगिक को जब आप जल में घोलोगे तो उसके आयन अलग अलग बनेंगे। अर्थात ये समवायता मुख्यतः देखी जाए तो प्रति आयन होता है, प्रति आयन मंडल होता है, उसमें प्रति आयन के रूप में कोई लिगेंड होगा। दूसरा हाइड्रेट समवायता। अब सीधी बात है, ये समवायता कब उत्पन्न होगी, जब जल का अणु लिगेंड और क्रिस्टलीय जल दोनों के रूप में हो। जल का अणु लिगेंड और क्रिस्टलीय जल दोनों के रूप में हो सकता है, वहाँ पर आपकी हाइड्रेट या जलयोजन समवायता होगी। बंधनी समवायता या बंधक समवायता क्या होगी, सीधा सा पहचान है कि इस समवायता के अंदर उभय दंतुक लिगेंड उपस्थित होगा। कौन सी, बंधनी समवायता या बंधक समवायता में कौन सा लिगेंड, उभय दंतुक लिगेंड। ये क्या होते हैं मैंने करवाया नहीं, तो इसको टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम उभय दंतुक लिगेंड के बारे में डिटेल से बात कर लेंगे। तो इतना से याद करना, बंधनी या बंधक जो समवायता है वो कौन से लिगेंड के कारण होगी, उभय दंतुक लिगेंड के कारण होगी। और उसके बाद नंबर 4 उप सहसंयोजन या समन्वय समवायता। बड़ा इसमें एक सीधी सी बात है, इसमें आपका चाहे धनायन हो या ऋणायन, दोनों के दोनों क्या होंगे, संकुलायन होंगे। अर्थात इसमें संकुल धनायन होगा तथा संकुल ऋणायन होगा।
मतलब इसमें एक नहीं कि दो संकुल होंगे आपके, एक धनायन के रूप में और दूसरा ऋणायन के रूप में। तो उसमें क्या होता है आप जानते हो, यहाँ पर मेटल होती है, मेटल होगी, और यहाँ पर आपका क्या होता है लिगेंड। तो इस समयावस्था में इसका लिगेंड यहाँ पर आ जाएगा, इसका लिगेंड यहाँ पर आ जाएगा। संकुल जो धनायन और ऋणायन होते हैं उनके मध्य लिगेंड का विनिमय आदान प्रदान हो जाता है। तो चारों समयावस्था के लिए शॉर्ट में मैंने बता दिया, अब हम डिटेल से बात करने वाले हैं। तो इसको मैं मिटा देता हूँ, स्क्रीनशॉट की कोई जरूरत नहीं है, हम इनके बारे में डिटेल से लिखेंगे। अब देखो, सबसे पहले मैंने एक स्टार्ट किया था कि जो हमें ध्यान रखना है, यहां लिखते हैं हम उभयदंतुक लिगेंड। बड़ा उभयदंतुक लिगेंड का मतलब क्या होता है, ऐसे लिगेंड जिनमें दाता परमाणु की संख्या 2 या 2 से 1 से अधिक, मान लो ऐसे लिगेंड जिसमें दाता परमाणु की संख्या 1 या 1 से अधिक होती है, लेकिन उनमें से केवल एक बार में एक ही परमाणु अपना जो लोन पेयर है मतलब उसके साथ उपसहसंयोजक बंध बनाता है। तब दाता परमाणु की संख्या 1 से अधिक होगी लेकिन बंध केवल एक ही परमाणु बनाता है। ऐसे लिगेंड क्या कहलाते हैं, उभयदंतुक लिगेंड कहलाते हैं। तो परिभाषा कैसे लिखेंगे, इसके लिए उभयदंतुक लिगेंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और सीधा एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि उभयदंतुक लिगेंड किसे कहते हैं। इसके 2 उदाहरण लिखिए। तो बात करें अपने उभयदंतुक लिगेंड, वे लिगेंड जिनमें 2 दाता परमाणु, वे लिगेंड जिनमें 2 दाता परमाणु उपस्थित होते हैं, वे लिगेंड जिनमें 2 दाता परमाणु उपस्थित होते हैं लेकिन एक समय में एक ही दाता परमाणु, एक समय में एक ही दाता परमाणु केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के साथ, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के साथ उपसहसंयोजक बंध बनाता है। ऐसे लिगेंड उभयदंतुक लिगेंड कहलाते हैं। ऐसे लिगेंड उभयदंतुक लिगेंड कहलाते हैं। तो ऐसे लिगेंड को हमने क्या कहा, उभयदंतुक लिगेंड। अब बेटा इसके कुछ उदाहरण समझना। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि सपोज किया कि एक आप लिखते हो NO2, ठीक है, NO2। आप समझना इसको, केंद्रीय धातु परमाणु को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, M के साथ इस NO2 की 2 कंडीशन होगी। एक तो ये M N डबल बॉन्ड O और O, इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर देता हूँ स्ट्रक्चर के रूप में, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या हो गई आपकी, M O N डबल बॉन्ड O। अब सुनना, दोनों का फॉर्मूला क्या है आपका, NO2। ये दोनों का फॉर्मूला क्या है, NO2 है। लेकिन अंतर क्या है कि इस देखो, इस स्ट्रक्चर को आप गौर से देखोगे तो इसमें दाता परमाणु 2 होते हैं। एक तो इसको दाता परमाणु N होता है इसके अंदर, और एक दाता परमाणु क्या होता है, O होता है। लेकिन इन दोनों में से इसमें दाता परमाणु के रूप में कार्य कर रहा है N, इसमें दाता परमाणु के रूप में कार्य कर रहा है O। अर्थात दाता परमाणु की संख्या 2 है लेकिन एक बार में केवल एक ही दाता परमाणु उपसहसंयोजक बंध बनाता है। ऐसे लिगेंड को आप बोलते हो उभयदंतुक लिगेंड। अब बेटा इनका नाम याद कर लेना। यदि अगर ये N बंध बनाए तो इसको हम बोलते हैं नाइट्राइट्रो N। अगर O बंध बनाए तो इसके लिए हम लिख देते हैं नाइट्राइट्रो O। अगर N बंध, देखो नाम तो याद कर लेंगे नाइट्राइट्रो।
अगर एन बंध बनाए थे तो अगर एन परमाणु बंध बनाए उपसंयोजक बंध तो नाम देंगे नाइट्राइट्रो एन, अगर ओ परमाणु बंध बनाए तो नाइट्राइट्रो ओ। इसका अलावा अपने एक एग्जाम्पल हम बात करें, आपने नाम सुना होगा CN और NC की, सेम कंडीशन है। ये CN अगर C बंध बनाता तो साइनो बोलते हैं और N बंध बनाए तो आइसोसाइनो, तो इसको मिक्स कर सकते हैं। अगर केंद्रीय धातु परमाणु के साथ अगर C बंध बनाता है तो इस लिगेंड का हम क्या नाम बोलते हैं, साइनो। क्या बोलते हैं, साइनो। लेकिन अगर केंद्रीय धातु परमाणु के साथ आपका N बंध बनाता है, क्या बंध बनाता है, N बंध बनाता है, तो उसको हम बोलते हैं आइसोसाइनो। इसका एक एग्जांपल और है जो हम लिख लेते हैं, एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। आप लिखते हो SCN या NCS। देखो बेटा, मैंने एक चीज़ कही थी कि जब भी S जुड़ जाता है किसी कंपाउंड के आगे तो थायो शब्द का हम नॉर्मली यूज करते हैं। तो अगर इसमें S परमाणु बंध बनाए, M बंध बना दिया, SCN, इस कंपाउंड को बोलते हैं थायोसाइनेटो। तो ये इस लिगेंड का नॉर्मली नाम क्या बोलते हैं हम, थायोसाइनेटो। लेकिन अगर इसके साथ बंध कौन बनाए, NCS, N परमाणु बंध बनाए, तो इसको हम बोलते हैं आइसोथायोसाइनेटो। क्या बोलते हैं, आइसोथायोसाइनेटो। अगर S परमाणु ने बंध बनाया तो नाम क्या होगा इस लिगेंड का, थायोसाइनेटो। और अगर N बंध बनाए तो इसका नाम क्या होगा, आइसोथायोसाइनेटो। तो ये तीन उभयदंतुक लिगेंड आपको याद करने हैं। एक तो हो गया आपका कौन सा, नाइट्राइट्रो N और नाइट्राइट्रो O। दूसरा क्या याद हो जाएगा आपका, साइनो और आइसोसाइनो। तीसरा थायोसाइनेटो और आइसोथायोसाइनेटो। तो इनमें दाता परमाणु दो होते हैं, लेकिन एक बार में केवल एक ही परमाणु क्या होता है, उपसंयोजक बंध बनाता है। क्लियर है। अब हम आते हैं अपनी कि उभयदंतुक लिगेंड क्या है। इसका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने आपको यह शॉर्ट में इसको समझा दिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। विशेष बात यह रखनी कि इसमें उभयदंतुक लिगेंड में नॉर्मली दाता परमाणु दो या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन एक समय में केवल एक ही दाता परमाणु क्या करता है, उपसंयोजक बंध बनाता है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो ये आपको अच्छी तरीके से उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अब देखो हम आगे बात करें इसमें कि इसके बाद अपना जो समायवत्ता वाला टॉपिक था, संरचनात्मक समायवत्ता के जो 4 प्रकार हमें पढ़ने थे उनकी हम बात कर लेते हैं। तो देखो सबसे पहले हम लिख रहे हैं यहाँ पे आपके संरचनात्मक समायवत्ता। क्या लिखा है, संरचनात्मक समायवत्ता। तो नॉर्मली इसकी परिभाषा मुझे लिखने की जरूरत नहीं होगी, वो आप समझदार हो कि ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो लेकिन उनके संरचना सूत्र क्या हो। चलो मैं लिख ही देता हूँ जरा आप कि ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो लेकिन संरचना सूत्र भिन्न भिन्न हो, उन्हें संरचनात्मक समावयवी एवं इस गुण को संरचनात्मक समावयवता कहते हैं। और ये निम्न प्रकार की
होती है। नंबर 1 इसमें आपका सबसे पहले हम लेते हैं आयनन समायुक्तता। क्या लिखा है मैंने बेटा? आयनन समायुक्तता। बेटा मैं इसका एक एग्जाम्पल लिख लेते, पहले हम ऊपर एग्जाम्पल लिख लेते, नीचे थोड़ी लिख लेते तो ज़्यादा हमें कंफर्टेबल समझ में आ जाएगा। कि देखो आयनन समायुक्तता की जब हम बात कर रहे हैं तो आयनन समायुक्तता में क्या होगा, नाम से क्लियर है कि इनके अणुसूत्र समान होंगे, लेकिन ऐसे उपसंयोजक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो लेकिन जल में घोलने पर भिन्न भिन्न आयन देते। चलो प्रिवर्स लिख देते हैं कि ऐसे उपसंयोजन यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो लेकिन जल में विलय करने पर भिन्न भिन्न आयन देते हैं। ऐसे उपसंयोजन यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो लेकिन जल में विलय करने पर भिन्न भिन्न आयन देते हैं उन्हें आयनन समावयवी कहते हैं। आयनन समावयवी कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल है CONH3 5 BrSO4। ये मैंने एग्जाम्पल दिया यहाँ पे। अब देखो बेटा इसके क्या होते हैं कि एक यौगिक तो इसका ये बन सकता है CONH3 5 Br कोष्टक बंद SO4 बन गया। दूसरे में क्या किया, देखो आयनन के क्या है, इस SO4 को तो कहाँ ले लिया मैंने, अंदर, Br को कहाँ कर दिया, बाहर। तो देखो CONH3 5 यहाँ क्या आ जाएगा SO4 और यहाँ पे Br। अब क्या किया आपने, इनको दोनों को जल में विलय करो। इसको विलय करोगे जल में तो ये कहाँ से टूटेगा, यहाँ से। तो क्या आयन बनेगा आपका CONH3 5 Br 2 प्लस SO4 2 माइनस। इसको अगर आपने जल में क्या किया, जल में घोला तो यहाँ पर आयन क्या बनेगा CONH3 5 SO4 प्लस Br माइनस। अब देखो बेटा इसमें अंतर क्या आया, इसमें मेन अंतर आया कि यहाँ पर SO4 प्रति आयन के रूप में है, और यहाँ पर आपका जो SO4 है वो क्या है, लिगेंड के रूप में है। यहाँ पर Br प्रति आयन के रूप में है, यहाँ पर Br लिगेंड के रूप में। अर्थात ऐसा क्या होगा कि पहली बार समझ जल में घोलेंगे तो यहीं से टूटेगा। तो इसमें प्रति आयन के रूप में आपको क्या प्राप्त हुआ, SO4 2 माइनस। इसमें प्रति आयन के रूप में क्या प्राप्त हुआ, Br माइनस। इनको हम क्या बोलते हैं, प्रति आयन मंडल, प्रति आयन या प्रति आयन मंडल कह सकते हैं। अर्थात इन यौगिकों में जो प्रति आयन होता है वो संभावित लिगेंड के रूप में कार्य कर सकता है और समन्वय मंडल में लिगेंड के स्थान पर प्रति आयन आ सकता है, और प्रति आयन के स्थान पर कौन जा सकता है, लिगेंड जा सकता है। तो इसके लिए हम एक सिंपल सी लाइन और यहाँ पे ऐड कर सकते हैं कि इनमें प्रति आयन संभावित एक लिगेंड, इनमें प्रति आयन संभावित एक लिगेंड के रूप में होता है। अर्थात प्रति आयन तथा लिगेंड में आपस में क्या हो जाता है, विनिमय हो जाता है। तो इसमें प्रति आयन संभावित एक लिगेंड के रूप में
होता है। तो ये फर्स्ट क्या थी आपकी समायोता की बात थी। तो इस समायोता में हमने किसकी बात की, आयनन समायोता। फिर से रिपीट करता हूँ, संरचनात्मक समायोता की बात करोगे तो इसके अणुसूत्र क्या होंगे, समान होंगे, लेकिन संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होंगे। क्या होंगे, भिन्न भिन्न। इसमें नंबर 1 हमने स्टार्ट कर रहे हैं आयनन समायोता। आयनन समायोता, आयनन समायोता में सीधी सी बात है कि जब आप इनको जल में विलय करोगे तो ये भिन्न भिन्न आयन देते हैं, और विशेष कंडीशन याद रखनी, इसमें जो प्रत्यायन है वो संभावित लिगेंड के रूप में कार्य करता है। अर्थात प्रत्यायन और लिगेंड में आपस में विनिमय हो सकता है। आपस में क्या हो सकता है, आदान प्रदान, आपस में उनमें विनिमय हो सकता है। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम नेक्स्ट समायोता की ओर, आइसोमेरिज्म की ओर आगे बढ़ते हैं। अब देखो बेटा, आगे बात करें तो मिटा देते हैं इसको यहाँ से। अब देखो दूसरी समायोता आती है इसके अंदर। तो नंबर 1 तो कौन सी थी आपकी, आयनन समायोता, और नंबर 2 पे हम बात करेंगे तो हाइड्रेट जल योजन या विलायक योजन समायोता। क्या लिखा है, हाइड्रेट जल योजन या विलायक योजन समायोता। तो नाम से ही क्लियर है कि यह समायोता किस पे आधारित होगी, जल के अणु पर। अब सीधी सी बात समझे तो इसमें होता क्या है कि जो जल का अणु होता है वो लिगेंड और क्रिस्टलीय जल के रूप में, दोनों के रूप में कार्य कर सकता है। क्रिस्टलीय जल का मतलब समझते हो, फॉर्मूले के आगे डॉट लगा के जो जल के अणु रिप्रेजेंट किए जाते हैं। देखो इसे, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, ऐसे उपसहसंयोजक यौगिक जिनमें जल का अणु, ऐसे उपसहसंयोजक यौगिक जिनमें जल का अणु लिगेंड तथा क्रिस्टलीय जल दोनों के रूप में कार्य करता है, उन्हें हाइड्रेट समावयवी कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं बेटा, हाइड्रेट या जल योजन या विलायक योजन समावयवी कहते हैं। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल में समझो, जैसे एक अणुसूत्र में लिख रहे हैं यहाँ पे CrCl3.6H2, ये कंपाउंड है। अब देखो इसके समावयव कैसे बनते हैं, इसका एक समावयव तो ये बनेगा CrH2O6Cl3। तो इसमें जितने भी जल के अणु हैं वो सब के सब किस रूप में है, लिगेंड के रूप में। किस में, जल के अणु, सब के सब जल के अणु लिगेंड के रूप में। और इसका जो रंग होता है ये लगभग बैंगनी रंग का होता है। कैसे रंग का होता है, बैंगनी रंग का। इसका दूसरा समावयवी अगर हम बनाना चाहें तो कैसे होगा कि एक Cl अंदर चला जाएगा और एक जल का अणु बाहर आ जाएगा। तो CrH2O5Cl2.H2। अब देखो इसमें अंतर क्या हुआ, पहली बात तो आप ये समझ लो कि इसका रंग होता है वो भूरा लाल सा होता है, भूरा लाल रंग का सही कंपाउंड होता है। अब देखो इसमें अंतर क्या होता है कि यहाँ पर लिगेंड तो 6 हो गए, अब एक Cl अंदर आ गया तो एक जल का अणु बाहर चला गया। अब ये जो जल का अणु है वो यहाँ पर लिगेंड के रूप में नहीं कार्य करता। ये जो जल का अणु है आपका वो क्रिस्टलीय जल के रूप में है, और क्रिस्टलीय जल को हम गर्म करके वहाँ से हटा सकते हैं। लेकिन अगर लिगेंड के रूप में जुड़ा होगा, जैसे यहाँ पर ये लिगेंड है, तो गर्म करने पर भी यहाँ से नहीं हटने
वाले हैं। तो ये सिंपल सी थी हाइड्रेट या जलयोजन या विलायकोजन समझौता। इसमें मेन बात याद रखनी थी कि जो जल का अणु है, वाटर मॉलिक्यूल है, वो लिगेंड तथा क्रिस्टलीय जल दोनों के रूप में कार्य करता है। और एग्जाम्पल बता दिया। इन में पर्सन क्या होता है, आपको कंपाउंड दिए हुए मिलेंगे और ये पूछा जाता है कि इनमें कौन सी समझौता पाई जाती है। तो सीधी सी बात है कि जल का अणु है और ऐसे विनिमय वाली कंडीशन है तो वो नॉर्मली उसमें कौन सी समझौता होगी, आपकी हाइड्रेट समझौता या जलयोजन समझौता। तो स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद नेक्स्ट समझौता की बात करते हैं। तो स्क्रीनशॉट हो गया आपका। तो अब देखो हम आगे बात करें। इसके बाद इसमें जो तीसरी समझौता आती है वो आती है नंबर 3, बंधनी या बंधक समझौता। बेटा जो नाम से क्लियर है, बंधनी का मतलब बंध पर आधारित है, लिंकेज आइसोमेरिज्म। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, लिंकेज आइसोमेरिज्म। नाम से बंध अलग अलग परमाणु बनाएंगे। तो बंध अलग अलग परमाणु कौन बनाता है, उभयतंतु के लिगेंड। तो ऐसे उपसंयोजक यौगिक जिनमें उभयतंतु का लिगेंड उपस्थित होता है, उभयतंतु लिगेंड उपस्थित होता है, जो केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के साथ भिन्न भिन्न उपसंयोजक बंध बनाता है, उन्हें हम क्या बोल सकते हैं, बंधनी या बंधक समझौता के समायोजित कह सकते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं कि ऐसे उपसंयोजन यौगिक, क्या लिखा, ऐसे उपसंयोजन यौगिक जिनमें उभयतंतुक, ऐसे उपसंयोजन यौगिक जिनमें उभयतंतुक लिगेंड उपस्थित होते हैं, जिनमें उभयतंतुक लिगेंड उपस्थित होते हैं तथा यह उभयतंतुक लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के साथ, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के साथ भिन्न भिन्न दाता। तो ये उभयतंतु लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के साथ भिन्न भिन्न दाता परमाणु से जुड़ा होता है। अब बेटा ऐसे कंपाउंड की अगर हम एग्जांपल की बात करें तो मैंने सीधी सी बात की थी, अभी मैंने आपको 3 उभयतंतुक लिगेंडों के बारे में बताया था, तो वो आप याद कर लेना कि अगर केंद्रीय धातु के साथ, अगर आपका N डबल बॉन्ड O, अगर ये N बंध बनाता है तो इसको हम बोलेंगे नाइट्राइटो N, और यदि इसके साथ O बंध बना ले तो इसको हम क्या बोल देंगे, नाइट्राइटो O। दूसरा एग्जाम्पल हमने यहाँ बात किया था, अगर इस केंद्रीय धातु के साथ कौन बंध बनाए, CN, तो साइनो, और इस केंद्रीय धातु के साथ यदि NC बंध बने तो आइसोसाइनो। और तीसरा एग्जाम्पल अगर SCN तो थायोसाइनेटो, और यहाँ पर यदि आपका NCSO तो आइसोथायोसाइनेटो। में नाम फिर से रिपीट लिख देता हूँ कि अच्छी तरीके से आपको याद हो जाए। अगर ये है तो क्या बोलेंगे, नाइट्राइटो, क्या होगा N, यहाँ नाइट्राइटो O, इसके लिए क्या लिखोगे, साइनो, इसके लिए आइसोसाइनो, इसके लिए क्या नाम हो जाएगा, थायोसाइनेटो,
इसके लिए साइनेटो। तो उभयदंत, बेटा इसमें तो प्रॉब्लम ही नहीं है कि तीसरी जो समयावस्था है आपकी ये बंधनी या बंधक समयावस्था, इसमें तो सीधी सी एक बात याद रखनी है कि यदि उसके अंदर उभयदंत के लिगेंड है, यदि उसके अंदर क्या उपस्थित हो, उभयदंत के लिगेंड उपस्थित हो, बेटा ये उभय लिखा हुआ है, उभय, उसमें क्या उपस्थित हो, उभय दंतु के लिगेंड उपस्थित हो, तो ये कौन सी समयावस्था कहलाती है आपकी, बंधनी या बंधक समयावस्था कहलाती है। स्क्रीनशॉट लें। फिर हम नेक्स्ट समयावस्था जो अपनी लास्ट है आज, उसके बारे में आगे बढ़ते हैं। बाद हम बात करते हैं नंबर 4। नंबर 4 पे आपकी समयावस्था कौन सी आती है, संयोजन या समन्वय समयावस्था। क्या लिखा है, उपसंयोजन या समन्वय समयावस्था। समझते हैं, ऐसे यौगिक जिनमें धनायन तथा ऋणायन, ऐसे यौगिक जिनमें धनायन तथा ऋणायन दोनों के दोनों संकुल होते हैं, धनायन और ऋणायन दोनों संकुल होंगे, और इन संकुलों में लिगेंडों का आपस में क्या होगा, विनिमय होता है, ऐसे समावयवी उपसंयोजन समावयवी कहलाते हैं। तो कैसे लिखेंगे कि ऐसे यौगिक जिनमें धनायन एवं ऋणायन, ऐसे यौगिक जिनमें धनायन एवं ऋणायन दोनों ही संकुल आयन होते हैं तथा इन संकुल आयनों में लिगेंडों का विनिमय अर्थात आदान प्रदान या लिगेंडों का आदान प्रदान होता है, इन्हें उपसंयोजन समावयवी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल समझना बेटा, बहुत बात करें तो CONH3 CrCN6 ये हो गया। अब इसका मुझे समावयवी बनाना, तो समावयवी जब बनाएंगे तो क्या होगा कि NH3 तो चलाया जाएगा Cn के स्थान पे, और Cn किसके स्थान पे आ जाएगा, NH3 के स्थान पे। लेकिन जब हम इसका समावयवी लिखेंगे तो आपको लगेगा कि लिगेंड चेंज नहीं हुआ, केंद्रीय धातु चेंज हुआ। समझना, अगर इसका समावयवी बनाओगे तो समावयवी तो आपका ये बनेगा यहाँ पे कि समावयवी की बात करें इसकी तो CrNH3 6 COCN6। अब आपको देखने में तो क्या लगा कि चेंज क्या हो गया, केंद्रीय धातु, लेकिन इनमें रियल में विनिमय किसके मध्य होता है, लिगेंडों के मध्य। कैसे समझना, अगर आप इस Cn को इधर लिखोगे और NH3 को इधर लिखोगे तो ये संख्या माइनस की हो जाएगी और वो क्या हो जाएगी, प्लस की। जैसे मैं समझाऊं आपको, आपने क्या किया, इस Cn को इधर लिखा तो आपके पास क्या बना, COCN6, और ये NH3 इधर आ गया तो क्या बन गया आपका CrNH3 कंडीशन है। लेकिन हमने लिखा उल्टा, कैसे समझना है कि कोबाल्ट का ऑक्सीकरण अंक +3 है, तो इस पूरे संकुल पे आवेश कितना आएगा, -3। इसका 0 होता तो Cr का +3, तो इस पे +3, अर्थात ये संकुल जैसे NH3 जुड़ा तो ये तो धनायन संकुल हो गया और ये क्या हो गया,
ऋणायन संकुल। तो कंडीशन तो हमें ऐसे लिखनी थी, लेकिन जैसे NH3 इधर आता है तो ये संकुल कैसा हो गया, धनायन, और ये हो गया ऋणायन। हमें पता है पहले हम धनायन लिखते हैं और बाद में ऋणायन, जिसके कारण हमें ऐसा लगता है कि इसमें चेंज क्या हुआ, केंद्रीय धातु, वो नहीं होती। इसके अलावा नॉर्मली आप समझो तो इतना समझ लो कि इनमें जो केंद्रीय धातु और लिगेंडों के मध्य जो बॉन्डिंग है वो चेंज हो जाती है। तो चौथी समझौता आपकी कौन सी थी, उपसंयोजन या समन्वय समझौता। बड़ा सिंपल सी बात, अगर आपको इसको अच्छे तरीके से याद करनी है तो इन समझौता में जो आपका धनायन और आपका ऋणायन दोनों संकुल आयन होंगे, दोनों बड़े वाले कोष्टक में होंगे, और उनके मध्य किसका विनिमय होगा, लिगेंडो का विनिमय होगा। तो ये जो समझौता चारों वो इस प्रकार की है कि अगर आप इनका नाम पकड़ लोगे, नाम को अच्छी तरीके से पकड़ लोगे, तो बिल्कुल आपको इनको याद करने की जरूरत नहीं है, नाम से ही आप इनके एग्जाम्पल समझा सकते हो। इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे बढ़ें। स्क्रीनशॉट हो गया। अब देखो हम आगे बात करते हैं। तो स्क्रीनशॉट के बाद देखो मीन चारों समझौता के एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है, नॉर्मली इनकी डेफिनेशन नहीं पूछी जाती है, आपको एक एग्जाम्पल दिया हुआ मिलता है, उस एग्जाम्पल के अंदर हमें ये बताना होता है कि इसके अंदर कौन सी समझौता पाई जाती है। देखो सबसे पहले हमने स्टार्ट की थी, क्या थी, संरचनात्मक समझौता। संरचनात्मक समझौता में पहली समझौता हमने क्या पढ़ी थी, आयनन समझौता। इस आयनन समझौता में क्या था कि ये तो हो गया आपका समन्वय मंडल, और यहाँ क्या होगा, प्रत्यायन मंडल। क्या होगा, प्रत्यायन। तो इसमें होता क्या है, यहाँ केंद्रीय धातु होता है और यहाँ लिगेंड होता है, और यहाँ प्रत्यायन। तो इस समझौता में क्या होता है कि एक प्रत्यायन अंदर चला जाएगा, दूसरा लिगेंड बाहर आ जाता है। अर्थात आयनन समझौता में अंतर क्या होगा कि यहाँ वाला जो प्रत्यायन होता है वो लिगेंड में कन्वर्ट हो जाएगा, और लिगेंड प्रत्यायन में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे जल में घोलने पे भिन्न भिन्न आयन देते हैं। इसका मतलब ये समझौता कब होगी, जब आपको यहाँ पर कोई दो कंपाउंड मिलेंगे ऐसे, उनमें यहाँ पर आपका जो प्रत्यायन है वो अलग अलग हो। दूसरी समझौता थी आपकी हाइड्रेट समझौता। ये तो नाम से क्लियर हो गई कि हाइड्रेट समझौता की बात करेंगे तो इसमें क्या होगा, जल का अणु। इसमें एक जगह तो जल का अणु जो लिगेंड के रूप में होता है, और दूसरी कंडीशन में ये जो जल का अणु है वो क्रिस्टलीय रूप में रहता है। तीसरी समझौता थी आपकी बंधनी या बंधक समझौता। इसमें तो कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है, इसकी जो सीधी सी गारंटी है कि ये समझौता तभी होगी जब उसमें क्या उपस्थित हो, उभय दंतों के लिगेंड। और नंबर 4 चौथी समझौता को हमने नाम दिया था उपसंयोजन समझौता। उपसंयोजन समझौता कब होगी, जब धनायन संकुल, कि पहले आता है धनायन बाद में आता है ऋणायन, तो धनायन और ऋणायन इसमें दोनों संकुल, एक धनायन होगा और दूसरा ऋणायन, और जिसमें लिगेंडों का आपस में क्या हो जाएगा, विनिमय हो जाएगा। तो इनको आप अच्छे तरीके से याद कर सकते हो। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि जो समझौता वाला जो टॉपिक होता है इससे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और थोड़ा सा बच्चों को टफ लगता है, इसलिए मैंने इसको छोटे छोटे टुकड़ों में आपको करवाया जिससे आप इसको इजीली याद कर सकते हो। तो समझौता वाला टॉपिक आपको मुझे उम्मीद है कि कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे, महत्वपूर्ण एक टॉपिक आता है संयोजकता बंध सिद्धांत। उपसंयोजन यौगिकों को संयोजकता बंध सिद्धांत के आधार पर कैसे समझाया जाता है और उसके क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास यही समाप्त करते हैं।